और इधर उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में सोमवार शाम 3 अज्ञात हमलावरों ने राशिद नाम के शख्स पर गोली मारकर हत्या कर दी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के दयालपुर में सोमवार शाम को इस वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि स्कूटी पर सवार 3 बदमाश सरेआम फायरिंग की घटना को अंजाम दे रहे हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से तीनों बदमाश फरार हो गए। हैरानी की बात यह है कि मौके पर लोगों की भारी भीड़ है। एक सीसीटीवी फुटेज में बदमाश के हाथ में पिस्टल देखी जा सकती है। स्कूटी पर बैठे 2 लड़कों ने हेलमेट पहना हुआ है और तीसरे युवक ने कैप लगाई हुई है। भागने के दौरान स्कूटी गिर जाती है। हालांकि बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। दरअसल उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में सोमवार शाम इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। 3 अज्ञात हमलावरों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला नेहरू विहार का है। मृतक की पहचान राशिद के रूप में की गई है। पुलिस के अनुसार सोमवार शाम करीब 6:10 पर फायरिंग की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। घायल राशिद को स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से गुरु तेग बहादुर अस्पताल ले जाया गया, जहां अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मुंबई में एक्ट्रेस संचिता उगले के सुसाइड के बाद उनके भाई ने इसका कनेक्शन सुशांत सिंह राजपूत से जोड़ा है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। कुमकुम भाग्य फेम एक्ट्रेस संचिता उगले के सुसाइड के बाद उनके भाई आकाश सतीश उगले ने इसका कनेक्शन दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड से बताया। 22 साल की संचिता उगले ने 14 जून को अपने घर पर सुसाइड किया था। उनके सुसाइड का कारण पता नहीं चल सका है, लेकिन उनके भाई ने दावा किया कि इसका कनेक्शन सुशांत से है। संचिता उगले के भाई ने दावा किया कि उनकी बहन इंडस्ट्री की तरफ से बहुत प्रेशर झेल रही थी। संचिता के भाई ने बताया कि रविवार को सुशांत की डेथ एनिवर्सरी पर उन्हें याद करते हुए एक्ट्रेस ने एक पोस्ट में लिखा था, फिर से 14 जून। संचिता उगले के भाई ने ये भी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून 2020 को आत्महत्या की थी, क्योंकि बॉलीवुड ने उन पर बहुत दबाव डाला था और उसी दबाव की वजह से उन्होंने आत्महत्या की। ठीक उसी तरह मेरी बहन ने भी उसी वजह से आत्महत्या की। मेरी बहन ने सुसाइड किया तो उसको अगर वो बहुत डर गई, क्यों? क्योंकि ये जो इंडस्ट्री ना वो दबा देती है, धमकी देती है, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत को किया, उसको खा लिया, अंदर से खोखला कर दिया। खबर नागपुर से। नागपुर में एक शादीशुदा महिला को टॉर्चर किया गया और उस पर धर्म बदलने का दबाव डाला गया। महिला से मारपीट करने का वीडियो भी सामने आया है। नागपुर में विवाहित महिला के साथ दुष्कर्म, ब्लैकमेल और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाले जाने का मामला सामने आया है। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक मौलवी की तलाश जारी है। मामले से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे महिला के साथ मारपीट की जा रही, वहीं इसका वीडियो भी बनाया जा रहा है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान कमलेश्वर के रहने वाले अयाज, ताज, मदारे और अमीन शेख के रूप में हुई है। मध्य प्रदेश के तामिया के रहने वाले हजरत मौलाना फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। 24 साल की पीड़ित महिला के पति भारतीय वायुसेना में कार्यरत हैं और दूसरे शहर में तैनात हैं। महिला प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का काम करती है। शिकायत के अनुसार फरवरी 2025 में अयाज ने प्लॉट खरीदने के बहाने संपर्क किया। महिला ने आरोप लगाया कि अयाज उसे वर्धा रोड के एक होटल में ले गया, जहां उसे नशीला पदार्थ मिलाकर जूस पिलाया गया। बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसका वीडियो बनाया गया। ठाणे जिले के मुंब्रा के शादी महल गली में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। ठाणे जिले के मुंब्रा से आए सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे बीच सड़क पर कई लोग आपस में मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। गली में लोगों की भारी भीड़ दिख रही है। धीरे धीरे मारपीट बढ़ती चली जाती है। जानकारी के अनुसार शादी महल गली में कुछ लड़के खेल रहे थे, तभी वहां कुछ लोग आते हैं और उनमें किसी बात को लेकर बहस हो गई। ये बहस इतनी बढ़ गई कि मारपीट में तब्दील हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से 2 गुटों के बीच मारपीट की इस घटना को अंजाम दिया गया। जानकारी के अनुसार इस मारपीट में कुछ लोगों के घायल होने की खबर भी है। मारपीट की इस घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मारपीट करने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि और भी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
ताकि सभी अभियुक्तों की सही पहचान की जा सके। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि मारपीट करने वाले लोग पहले भी आपस में उलझ चुके हैं। दोनों गुटों के बीच काफी समय से रंजिश चल रही है। और आगे बढ़ते हुए अब बात उत्तराखंड की करते हैं। मसूरी के एक होम स्टे में पति के साथ ठहरी महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। महिला दिल्ली से मसूरी घूमने आई थी। पुलिस अब हर पहलू से जांच में जुटी है। उत्तराखंड के मसूरी में दिल्ली से अपने पति के साथ घूमने आई महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। उसका शव होम स्टे के कमरे से मिला। मृत महिला की पहचान 27 साल की पी राधा गायत्री के रूप में हुई है, जो मूल रूप से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की रहने वाली थीं और फिलहाल नई दिल्ली के किदवई नगर ईस्ट में रह रही थीं। राधा गुरुग्राम की एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थीं। उनकी शादी 7 महीने पहले सौम्य श्रीचरण से हुई थी, जो खुद भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और पुणे की एक आईटी कंपनी में तैनात हैं। मसूरी पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। जांच में सामने आया है कि दोनों ने रात में शराब का सेवन किया था। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल के हालात को देखते हुए ये मामला बेहद संदिग्ध दिख रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही महिला के सास ससुर तुरंत मौके पर पहुंच गए, जबकि विशाखापट्टनम में रहने वाले उनके माता पिता को भी सूचित कर दिया गया है। पुलिस मौत की असली वजहों का पता लगाने में जुटी है। पुलिस हर एंगल से मामले की जाँच कर रही है। और वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। हत्या की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मृतकों में पति पत्नी और उसकी भाभी शामिल। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के यमुनानगर जोन के मेजा थाना इलाके में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। ट्रिपल मर्डर की ये घटना कुकुर कड़वा गांव की है। अज्ञात हमलावरों ने एक ही परिवार के 3 सदस्यों की सिर पर वार कर उनकी निर्मम हत्या कर दी। मृतकों की पहचान श्यामलाल उर्फ कल्लू, उनकी पत्नी मंजू देवी और कल्लू की भाभी के रूप में हुई है। इस वारदात के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई है। ट्रिपल मर्डर की सूचना पर मेजा थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना के पीछे की वजह फिलहाल साफ नहीं है। पुलिस परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है। पुलिस जमीनी रंजिश समेत हर एंगल पर जांच पड़ताल कर रही है। मौके पर एडिशनल पुलिस कमिश्नर लैंड ऑर्डर डॉक्टर अजय पाल शर्मा, डीसीपी गंगानगर जोन विवेक चंद्र यादव और एसीपी मेजा मौजूद रहे। पुलिस शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्यवाही शुरू कर चुकी है। नालंदा के राजगीर मलमास मेला देखने गए श्रवण और पिंटू की चोरी के शक में भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। करीब 20 से अधिक लोगों ने दोनों की लाठी, डंडों और लात घूंसों से आधे घंटे तक पिटाई की। रोते बिलखती महिलाएं और पूरे गांव में मातम। भीड़ ने 2 परिवार को एक ऐसा जख्म दिया जो शायद ये परिवार कभी न भूल पाए। वो भी इसलिए क्योंकि 2 युवकों पर कुछ लोगों को चोर होने का शक था। नालंदा के राजगीर में मलमास मेला देखने गए श्रवण और पिंटू नाम के 2 युवकों को चोरी के शक में सोमवार तड़के 3 बजे पीट कर मार डाला गया। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक श्रवण का एक हाथ टूट गया था। लिंचिंग के दौरान श्रवण और पिंटू को अंदरूनी चोटें आई थी। इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से दोनों की मौत हो गई। 24 साल के पिंटू पासवान और 22 साल के श्रवण पासवान चचेरे भाई थे। दोनों के घर वालों ने मृतक के दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है। 4-5 लड़का ले जाके छीना छोरी करते करते बहुत मारा चोर करके। हाँ, चोर वही सब चोर था। मेरा भाई को छीन रहा था मोबाइल और पैसा, इसी के आरोप में कर करके मार। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटनास्थल पर मौजूद एक पुलिसकर्मी के बयान पर मॉब लिंचिंग की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इस पूरी घटना में एक एफआईआर हम लोगों ने भी दर्ज की है और एक एसआईटी टीम का भी हमने गठन किया है। पूरे मामले की जांच करेगी। खबर लखनऊ से, एक फर्जी आईपीएस को यहां पकड़ा गया। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तारी की। आप वर्दी पहन के आइए, हम सलूट करेंगे, हम कैप भी लगाएंगे। लखनऊ के महानगर इलाके में एक फर्जी आईपीएस पकड़ा गया। आरोप है कि उसने गोल चौराहा इलाके की एक दुकान से 40 रुपए का बन खाया। इसके बाद बिना पैसे दिए वहां से अपनी गाड़ी में सवार होकर जाने लगा। दुकानदार ने जब उससे पैसे मांगे तो वो उन पर धौंस जमाने लगा। तभी वहां पुलिस पहुंच गई। पुलिसकर्मियों के पूछने पर उसने कहा कि वो नोएडा में तैनात आईपीएस अफसर है, मुझे सैल्यूट करो। नहीं कर पाएंगे ना, आप वर्दी पहन के आइए, हम सलूट करेंगे, हम कैप भी लगाएंगे, हम सब कुछ करेंगे। पुलिस ने जब उससे आईडी कार्ड दिखाने को कहा तो वो कोई पहचान पत्र नहीं दिखा सका।
पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना नाम मिथिलेश शुक्ला बताया और कहा कि वो सीतापुर रोड लखनऊ का रहने वाला है। पूछताछ में पता चला कि वो नोएडा सेक्टर 18 में एक बड़ी कंपनी में काम करता है। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने और झूठी पहचान बताने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। भैया नहीं होता है ना, फिर क्या होता है? सर होता नहीं होता है। और अब बात दिल्ली के केशवपुरम इलाके की करते हैं, जहां तेज रफ्तार कार के कहर की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां बेकाबू कार ने दुकान के पास खड़े लोगों को टक्कर मार दी। देखिए। भीषण सड़क हादसे की ये तस्वीर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के केशवपुरम इलाके से सामने आई है, जिसमें दिख रहा है कि एक बेकाबू कार सड़क किनारे एक दुकान के पास खड़े लोगों को तेज टक्कर मार देती है। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां सभी घायलों का इलाज जारी है। हादसे का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक तेज रफ्तार सफेद रंग की कार सड़क किनारे दुकान के पास खड़े लोगों को टक्कर मारती दिखाई दे रही है। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक घायल एक शख्स के पैर में फ्रैक्चर होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि चोट की वास्तविक स्थिति मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही साफ हो पाएगी। हादसे के बाद कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और जांच शुरू की। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज की जांच के आधार पर अभियुक्त ड्राइवर की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की आगे जांच जारी है। और वही यूपी के चंदौली में प्रेमी से शादी की जिद को लेकर युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई। घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद उसे जैसे तैसे नीचे उतारा जा सका। रिपोर्ट देखिए। तस्वीर यूपी के चंदौली जिले की है, जहां चकिया कोतवाली इलाके के मोहम्मदाबाद गांव में एक युवती ने टावर पर चढ़कर जमकर ड्रामा किया। युवती अपने प्रेमी से शादी की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई। युवती को टावर पर चढ़ा देख आसपास के लोगों की भारी भीड़ जुट गई और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पता चला है कि युवती का गांव के ही युवक से करीब 5 सालों से अफेयर चल रहा है। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। परिजनों के मुताबिक युवक करीब 1 हफ्ते पहले रोजगार के सिलसिले में दिल्ली चला गया था। इसके बाद से ही युवती मानसिक रूप से परेशान चल रही थी। इसी से परेशान युवती सुबह अचानक गांव के मोबाइल टावर पर चढ़ गई और प्रेमी से शादी करने की मांग करने लगी। पुलिसकर्मियों और परिजनों ने काफी देर तक समझाने बुझाने की कोशिश की। करीब 2 घंटे चली बातचीत के बाद युवती को सुरक्षित नीचे उतारा गया, जिसके बाद प्रशासन के अधिकारियों ने भी राहत की सांस ली। अपनी मांगों को मनवाने के लिए टावर पर चढ़ने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में सोमवार देर रात आभूषण व्यवसायी की घर से 100 मीटर की दूरी पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। माधोपुर चौक के पास बाइक सवार 3 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। मृतक की पहचान 47 साल के दीपक कुमार गुप्ता के रूप में हुई। माधोपुर चौक पर आभूषण की दुकान चलाने वाले दीपक कुमार गुप्ता रोज की तरह दुकान से आभूषण से भरा झोला लेकर घर जा रहे थे। घर के पास पहुंचते ही बाइक सवार 3 अपराधियों ने उन्हें घेर लिया। अपराधियों ने झोला छीनने की कोशिश की। दीपक ने विरोध किया तो हाथापाई शुरू हो गई। इसी दौरान उनका बेटा दुर्गेश मौके पर पहुंच गया। उसने देखा कि पिता का कुछ लोगों से विवाद हो रहा है। वो दौड़कर पहुंचा, तभी अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। ताबड़तोड़ करीब आधा दर्जन गोलियां चलाई गईं। इसमें 2 गोली दीपक को लगी, 1-2 गोली बेटे दुर्गेश को टच करते हुए निकल गई। भीड़ जुटती देख अपराधी लूट में सफल नहीं हो सके और अपाचे बाइक से मरीचा की ओर फरार हो गए। दीपक की हत्या ने एक परिवार की खुशियों को पल भर में मातम में तब्दील कर दिया। परिजनों ने बताया कि 22 जून को दीपक के छोटे बेटे ऋषु की एंगेजमेंट होने वाली थी। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। घर में रिश्तेदारों का आना जाना भी शुरू हो चुका था। पूरे परिवार में उत्साह का माहौल था, जो अब मातम में बदल गया। खान सर की कोचिंग पर पथराव के मामले में रोशन आनंद को सोमवार को पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिल गई। इसके बाद वो अपने भाई प्रिंस यादव के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सहरसा पहुंचे। यहां उन्होंने फैजल खान उर्फ खान सर पर गंभीर आरोप लगाए।
रोशन आनंद ने फैजल खान उर्फ खान सर पर भाई की हत्या करवाने का आरोप लगाया। रोशन आनंद ने कहा कि खान सर ने प्रिंस की हत्या करवाई है। प्रिंस यादव की हाल ही में नेपाल के विराट नगर में मौत हो गई थी। रोशन आनंद ने यह आरोप उस समय लगाया जब वो इसी महीने खान सर के एक कोचिंग सेंटर में हुई तोड़फोड़ के मामले में अदालत से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा हुए। मैं जेल में बंद था, साजिशन मेरे भाई की हत्या हुई और हमारी भी हत्या हो सकती है और हमारी हत्या फैजल खान हमारी हत्या करवा सकता है। हालांकि प्रिंस यादव की मौत को लेकर बिहार पुलिस ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। वहीं इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। दुख की बात है, कहीं ना कहीं से जो भी लोग हैं कोचिंग संस्था में, अगर इस तरह की वारदातें होती हैं, गोलियां चलती हैं, हत्या होती है, तो ये बहुत ही दुख का विषय है। और इस विषय पे तो जो राज्य सरकार जो है ये संदिग्ध के घेरे में जो है आता है, एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और दिल्ली के कालिंदी कुंज के मदनपुर खादर इलाके में आज सुबह अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की गई। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो भी ओजोन इलाके में यमुना नदी के आसपास अवैध अतिक्रमण कर मकान और झुग्गियां बनाए गए हैं, उनको गिराया जाए। इसके बाद बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स बुलडोजर लेकर मदनपुर खादर इलाके में पहुंची और ओजोन इलाके में बने अवैध रूप से पक्के मकान और झुग्गियों को बुलडोजर के जरिए गिराया गया। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके के मदनपुर खादर में यमुना नदी के किनारे जितना भी ओजोन क्षेत्र में अवैध निर्माण किया गया है, अब दिल्ली हाईकोर्ट के बाद उसको हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये तमाम सैकड़ों झुग्गियां यहाँ पर मदनपुर खादर में बनी हुई हैं। ठीक इन झुग्गियों के पीछे यमुना नदी बहती है और बाढ़ग्रस्त ये पूरा इलाका है। जब यमुना में बाढ़ आती है तो ये पूरा इलाका डूब जाता है और यहीं पर अवैध तरीके से अतिक्रमण करके ये सैकड़ों झुग्गी झोपड़ियां बनाई थी जिनमें कई परिवार रह रहे थे। और वहीं टीएमसी के 20 बागी सांसदों के विलय पर यह बड़ी खबर है। सूत्रों के अनुसार टीएमसी के बागी सांसदों के मामले में 28 में से 20 सांसदों ने एनपीसीसीआई में विलय की याचिका दी है, जो कि 2/3 से अधिक है। ऐसे में स्पीकर उनके विलय को मंजूरी देते हुए उन्हें एक मान्यता दे सकते हैं। इस तरह उनकी लोकसभा सदस्यता सुरक्षित रहेगी, साथ ही उनके लोकसभा में बैठने की जगह सत्ता पक्ष की ओर जा सकती है। सूत्रों की माने तो टीएमसी के बागी सांसदों के मामले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ही कोई फैसला लेंगे। स्पीकर ऑफिस ने टीएमसी सांसदों के गुट को एक ईमेल भी भेजा है, मुलाकात के लिए बुलाया है। वहीं टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के सामने मुश्किल ये है कि उन्हें अपने धड़े को असली टीएमसी साबित करना है। पार्टी का नाम और सिंबल बचाए रखने की भी लड़ाई है। बागी सांसदों को अयोग्य घोषित करवाना है, विधानसभा में पार्टी में और टूट को रोकने की कोशिश करनी है और चुनाव आयोग के सामने ठोस सबूत भी रखने हैं। वहीं बागी अब पार्टी के नाम और सिंबल पर दावा करेंगे। पार्टी की संपत्तियों पर भी दावा किया जाएगा। 2/3 टूट को आधार बनाकर बागी चुनाव आयोग जाएंगे और आयोग के सामने खुद को असली टीएमसी बताएंगे। संगठन के अलावा ब्लॉक स्तर पर टूट की कोशिश है। लोकसभा चुनाव तक बागी सांसद लड़ाई जारी रखेंगे। कुछ बागी सांसद अगला चुनाव बीजेपी से लड़ सकते हैं। बागी मुस्लिम एमपी अगले चुनाव में अलग रास्ता ले सकते हैं। टीएमसी के बागी सांसदों की एनसीपीआई में विलय की याचिका को लोकसभा सचिवालय प्रोसेस कर रहा है, जिसके अगले करीब 7 दिन में पूरे होने की संभावना है। और झुंझुनू जिले के बुहाना इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने पुलिस बैरियर और सड़क किनारे बनी दीवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार कार ने किस कदर टक्कर मारी। सामने से एक कार भी आ रही है। गनीमत रही कि कार की टक्कर तेज रफ्तार इस कार से नहीं हुई। कार की तेज रफ्तार और टक्कर के बाद उड़ती धूल साफ दिखाई दे रही है। कार की रफ्तार देखकर सड़क पर चल रहे दूसरे वाहन चालक भी कुछ देर के लिए रुक गए और बड़ा हादसा होते होते टला। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस ने इस इलाके में बैरियर लगा रखे थे। इसी दौरान तेज गति से आई एक कार सीधे बैरियर से जा टकराई। बैरियर तोड़ने के बाद भी चालक ने वाहन की रफ्तार कम नहीं की और मौके से भागने की कोशिश की। टक्कर की तेज आवाज से आसपास के लोग घबरा गए। सूचना मिलने पर बुहाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची।
घटनास्थल का निरीक्षण किया और क्षतिग्रस्त बैरियर को हटाकर यातायात सुचारू किया। पुलिस के मुताबिक इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, जो राहत की बात रही। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार कार चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक जल्द सीसीटीवी के आधार पर चालक की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बिहार के समस्तीपुर में सरायरंजन ब्लॉक में एक्सप्रेसवे निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस एक्सप्रेसवे का रूट बदला गया है। बिहार के समस्तीपुर में सरायरंजन ब्लॉक में लोगों के बीच भारी आक्रोश है। लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि राजनीति दबाव में पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का रूट बदल गया है। इससे करीब 150 लोगों के घरों पर खतरा आ गया है। उनके घर टूट सकते हैं। आरोप है कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी के करीबी की जमीन बचाने के लिए ये रूट बदला गया है। हमारा घर मान के चलिए पूरा रोड में कट जाता है, अलग जमीन नहीं है रोड पर जो घर बनाएंगे। 2 बीघा जमीन है मेरे, 2 बीघा रोड में चला गया, 2 बीघा रोड में चला गया। इस बीच गुस्साए लोगों ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को मामले में पत्र लिखकर सूचना दी है। इस शिकायत में किसी एक व्यक्ति नहीं बल्कि कई दुकानदारों और मकान मालिकों ने सीधा आरोप लगाया है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि सरायरंजन से विधायक और डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने अपने रिश्तेदार के फायदे के लिए एक्सप्रेसवे के रास्तों में बदलाव किया है। कुमार चौधरी जो इस तरफ से रोड ले लिया जाएगा, फिर भी जा रहा है, हम लोग क्या करें। के बाद जब इधर से हुआ है तब हम लोग विरोध किए, जो इसमें गांव बर्बाद हो रहा है हमारा। और गाजियाबाद के बाबा मार्केट में देर रात आग लग गई। रात करीब 12:30 बजे की घटना। दुकानों से धुआं निकलना शुरू हुआ। स्थानीय लोगों ने तुरंत अग्निशमन विभाग को जानकारी दी। दिल्ली एनसीआर में आग लगने की घटना थमने का नाम नहीं ले रही। इस बार गाजियाबाद के गोविंदपुरम स्थित बाबा मार्केट में भीषण आग लग गई। तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण थी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया कि आग तेजी से फैल रही थी और बंद दुकानों से घना काला धुआं निकल रहा था। फायर स्टेशन वैशाली से 2 वाटर ब्राउजर, साहिबाबाद से 1 फायर टेंडर और मोदी नगर से 1 फायर टेंडर समेत अतिरिक्त दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गईं। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। आग बुझाने के लिए कुल 8 फायर वाहनों को लगाया गया था। फायर ब्रिगेड की टीम ने बताया कि सूचना मिलते ही फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंच गई थी। आग काफी विकराल थी और दुकानों के अंदर धुआं भरे होने की वजह से राहत कार्य में कठिनाई आई। फायर कर्मियों ने पूरी सतर्कता और सूझबूझ के साथ कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। इस घटना में किसी भी व्यक्ति के घायल होने या जनहानि की कोई सूचना नहीं है। आग लगने की वजहों की जांच की जा रही है। भीषण आग लगने से 5 दुकानों में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। और वहीं जमशेदपुर के सिद्धगोडा में पुलिस पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हुए हैं। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना इलाके में चेन स्नैचिंग मामले में गिरफ्तार बदमाशों को लेकर पुलिस देर रात हथियार बरामद करने पहुंची थी। इसी दौरान एक अभियुक्त ने पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीनकर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वो गोली लगने से घायल हो गया। घायल अपराधी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। साथ ही अभियुक्त से पूछताछ जारी है। सारी प्रक्रिया जो साक्ष्य की प्रक्रिया के तहत जो जब्ती होती है, सारी प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी थी। जब हम लोग वापस आने लगे तो हम लोग अचानक उसको धक्का देकर उसका पिस्टल लेकर के फायरिंग करना शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग की, कान में गोली लगी। घटना के बाद अभियुक्त की मां ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जानबूझकर उसके बेटे को निशाना बनाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार इस इलाके में चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देने के बाद भाग रहे बदमाशों ने पहले भी पुलिस पर फायरिंग की थी। पीछा कर रही पुलिस ने 2 अपराधियों को पकड़ लिया था। और बड़ी खबर इस वक्त की, राम मंदिर में दान चोरी मामले में अब तक 3 शिकायत दर्ज की गई है। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े संतोष दुबे की पहली शिकायत। यूपी में यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष की दूसरी शिकायत। करणी सेना ने भी दर्ज कराई है तीसरी शिकायत। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों के खिलाफ ये शिकायतें दर्ज कराई गई है। तो बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में सामने आ रही है और अब तक दान चोरी मामले में 3 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। आपको बता दें कौन कौन सी शिकायतें।
संतोष दुबे ने पहली शिकायत दर्ज कराई है और यूपी में यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष की तरफ से दूसरी शिकायत, करणी सेना ने तीसरी शिकायत दर्ज कराई है। जो शिकायत है उसकी कॉपी भी आपको हम दिखा रहे हैं। संतोष दुबे की शिकायत पहली कॉपी, यूथ कांग्रेस के नेता की शिकायत की दूसरी कॉपी। राम मंदिर में चढ़ावे में हुए गबन मामले में अब एक लिखित शिकायत भी थाने में दर्ज करा दी गई है और ये शिकायत दर्ज कराई है राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए सबसे पुराने चेहरों में से एक संतोष दुबे ने। संतोष दुबे इस वक्त हमारे साथ हैं और राम जन्मभूमि थाने में ही इन्होंने लिखित शिकायत अब इस पूरे मामले में दे दी है और इन्होंने मांग की है कि FIR दर्ज करके बाकायदा जिन्हें नामजद किया गया है उनको गिरफ्तार करके पूछताछ इस पूरे मामले में की जाए। हालांकि बहुत पहले से भी बड़े आरोप और गंभीर आरोप संतोष दुबे लगाते रहे हैं। हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। संतोष जी, सबसे पहले तो आप ये शिकायत कॉपी जो आपने दी है उसकी तस्वीर दिखाइए और इसमें किन किन लोगों पर आप आरोप लगा रहे हैं? सीधे सीधे आप नाम ले रहे हैं, क्या सबूत है आपके पास, क्या आधार है? हमारे पास तो बहुत आधार है, बहुत सबूत है। वो बता दें कि उनके पास चोरी न करने का क्या आधार है। मैं तो एक आधार है, ये बता रहा हूँ कि जिनकी कमाई का 1 रुपए का जरिया नहीं है वो लग्जरी गाड़ियाँ कहाँ से पा गए, किसने दे दिया? कौन दानवीर था इस देश में? कोई और भी दानवीर बलि और कर्ण पैदा हो गया? किसने दे दिया उनको? दूसरे, वो जिन महलों में रह रहे हैं, जिन सुविधाओं में रहते हैं, वो किससे मिल गया? और ये इतना जगह जगह होटलों में उनका पैसा लगा हुआ है। इनके चारों के, वो अनिल मिश्रा का घर, उसमें लिफ्ट लगी हुई, आप तो कल गए थे, आपने देखा। वह सब लोगों का आपने चरित्र देख लिया। क्या जांच की जरूरत अब भी है क्या? ये ट्रस्ट के मुखिया महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास जी कह रहे हैं कि ये बेईमान लोगों की जांच सब बेईमान करेंगे। कौन जांच होगी? ट्रस्ट के मुखिया की आवाज़ है, चीख रहे हैं ना। विनय कटियार इसी आंदोलन के कर्णधार हैं, वो चीख रहे हैं ना कि इनको लाठी से मार भगाऊंगा, इनको जेल डालो। ब्रजभूषण शरण सिंह इनके दबदबे से अपने दबदबे को जीरो पाते हैं। जो आदमी कहता था दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, वो आदमी कह रहा भैया ये चोर बड़े शक्तिशाली है। संतोष जी, आपको SIT पर भरोसा नहीं? आप पुलिस में? बिल्कुल नहीं है। SIT पर इसलिए भरोसा नहीं, राम जन्मभूमि के एक प्रकरण पर 22 में SIT की गठित हुई थी और जांच हुई, कुछ परिणाम नहीं आया तक। और आज फिर बता रहा हूँ, मैं बड़े पवित्र वृक्ष के नीचे खड़ा हूँ, बट वृक्ष के नीचे। मैं कह रहा हूँ, मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। एक आध बार हो सकता है कभी निकला हो, पर मुझे नहीं याद है। मैं कह रहा हूँ ये चारों सातिर चोर हैं।